Hello students, welcome to the MP's Institute of Physics. This is your mentor Mihir Patel. You all are welcome to the rapid revision lecture series for standard 11th. Today is our chapter for the revision, that is laws of motion. So let us just start. सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। जो आप 11th स्टैंडर्ड से अच्छी तरह से लर्न करके ही इसका फोकस कर रहे हो 12th में भी। सो लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो उस केस में सिंपली आपको ये फॉर्मूला परफेक्टली याद रखना है, बिकॉज एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो सबको मालूम होगा ही, वो तो याद रहेगा ही। लेकिन जो हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट बोलते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम वैल्यू, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसका जस्टिफिकेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और एल्स मैं बोलूँगा कि आगे जाकर हम इम्पल्स का भी एक डिस्कशन आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इस पर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ, दैट यू हैव टू रिकॉल, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अवेलेबल है, obviously that is the thing, but the change in velocity with respect to time. So ये है final velocity और ये है initial velocity. So please make sure write down this two formula. आप नोट और पेन लेकर ही बैठिए और सारे फॉर्मूलाज मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करता जाता हूँ वैसे वैसे आप लिखते ही जाइए। So this one is clear. Now you can see this, ये कन्वर्जन भी याद रखना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 किलो वेट जब वेट कॉन्सेप्ट में आते हैं तो 9.8 न्यूटन, और ऑब्वियसली जब ग्राम है तो डाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये पॉइंट्स भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन करना। देन आफ्टर इम्पल्स ऑफ फोर्स, जैसा अभी ही मैंने आपको आगे ही बोला कि इम्पल्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना होगा। सिंपली जैसा मैंने बोला कि एफ था, फोर्स इज इक्वल्स टू, वहां पर क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू कहाँ था, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, माने डेल्टा पी था, और डिनोमिनेटर में क्या था, डेल्टा टी। तो उस केस में हमें यहाँ पर इजीली मालूम पड़ता है कि सिर्फ अगर इम्पल्स आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये डेल्टा पी को सब्जेक्ट बनाना है। मीन्स ये डेल्टा पी को सब्जेक्ट बनाओगे तो डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट वन इज कॉल्ड इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम वैल्यू। सो चेंज इन मोमेंटम हमें मिला यहाँ पे। इम्पल्स को आप सिंपल यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो तो उसको जब फोर्स वैल्यू में आप आइडेंटिफाई करोगे तो सिंपल फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो एम लिखा, एक्सेलरेशन में बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और सिंपली यहाँ पर भी एक टी मल्टीप्लीकेशन में था, ये जो सेकंड टी लिखा वो कौन सा है, ये टी है, राइट। सो ये टी टी क्या हो गए, कट हो गए, तो क्या बचा, m इंटू द ब्रैकेट v माइनस यू। सो बेसिकली क्या हुआ, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। आप देख सकते हो ये मास है, ये वेलोसिटी है, सो बेसिकली वो क्या बनता है, चेंज इन मोमेंटम। सिंपल इम्पल्स को अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो। मीन्स ऑब्वियसली ये टी कंपोनेंट है वो dt हो जाएगा, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में आपको यहाँ पर लिखना है। दो टाइम लिमिट्स आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू। सो प्लीज मेक श्योर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद कर लेना। वो क्रिकेटर, वो बॉलर बैट्समैन बैटिंग करता था, वो सारे कॉन्सेप्ट के सम्स आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से किए हुए हैं, लेकिन इसको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनली एज यूजुअल न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड मोशन इन अ लिफ्ट, ये जो पॉइंट है ना, लिफ्ट टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि जब थर्ड लॉ की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन एंड एक्शन दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स याद रखना, फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है।
उसके बाद जो पर्टिकुलर लिफ्ट कॉन्सेप्ट था, वो लिफ्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप खास नोट डाउन कीजिए, अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। यहां पर जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, बात समझना अच्छी तरह से, विद द एक्सेलरेशन ए, विद द एक्सेलरेशन ए मीन्स आपको सिंपल पॉइंट आउट करना है, एक चीज आपको याद रखनी है कि फोर्स वैल्यू का रिलेशन आप एक्सेलरेशन और सूडो एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट करोगे, याद रखना, एक होगा एक्सेलरेशन और दूसरा होगा सूडो एक्सेलरेशन। तो उस केसेस में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड्स, तो उसमें जैसे हमारा फोर्स वैल्यू था उसको अभी हम आर के कंसेप्ट में लिख रहे हैं, तो जब अपवर्ड जा रहा है तो दो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा ओरिजिनल जो है वो, और दूसरा हमें जो यहाँ पर सूडो एक्सेलरेशन का भी पॉइंट लेना है वो। तो सिंपल सिंपल अपवर्ड है तो क्या करना है, जी प्लस ए, डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, जी माइनस ए। प्लीज कीप इन माइंड, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी लिफ्ट की तो उसमें क्या होगा, जी माइनस ए। एंड इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, मीन्स अगर लिफ्ट फ्री फॉलिंग हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू जी। उसका मीनिंग होगा सिंपली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू स्मॉल ए। तो उस केस में लिफ्ट तो डाउनवर्ड ही जा रही है, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही था, लेकिन अभी फ्री फॉलिंग है तो ये एक ही जगह क्या हो गया, ये जी आ गया, आप देख सकते हो। तो जी माइनस जी एंड फाइनली दैट विल बी जीरो। सो प्लीज कीप इन माइंड, यहां पर अपवर्ड जाता है तो जी प्लस ए, डाउनवर्ड जाता है तो जी माइनस ए। डाउनवर्ड फ्री फॉलिंग है ना, फ्री फॉलिंग दैट मीन्स डाउनवर्ड गया तो जी माइनस जी एंड दैट वुड बी जीरो। एंड इफ इट इज इन रेस्ट पोजीशन और मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होता है तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो इन दैट केस mg आपको मिलेगा। तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि ये चारों जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है ना, आपको परफेक्ट रिकॉल करने हैं। इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एमसीक्यू बना सकते हैं। आपको अपवर्ड मूवमेंट दी हो, सीधा ये फॉर्मूला प्लस वाला अप्लाई करना है, डाउनवर्ड वाला माइनस फॉर्मूला, फ्री फॉलिंग है तो इटसेल्फ वो जी माइनस जी तो जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो हो गई। रेस्ट पोजीशन में है तो सिंपली आपको mg लिखना होगा। सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Now you can see this next one, that is conservation of linear momentum। जब हम conservation की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो simply concept क्या है कि in absence of any external force, vector sum of linear momenta of the system of particles remains constant। means वो ultimately पूरे system का जो component है वो मोमेंटम का कंपोनेंट है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो सारे मोमेंटम को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और उसका जो रिलेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट, एक सिंपल रिलेशन। हाँ, लेकिन याद रखना इनिशियल और फाइनल के कॉन्सेप्ट में जब आपको लिखना हो तो ये देख सकते हो आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कि इनिशियली मान लो कि दो बॉडी है, उनके मोमेंटम लिखने हैं तो क्या लिखा, विद द इनिशियल वेलोसिटी m1 u1 प्लस क्या लिखा m2 u2। फिर फाइनली उनका जो मोमेंटम है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं तो क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। प्लीज मेक श्योर regarding this particular formula, most important for numerical problems of competitive exams, आप मार्क कीजिएगा। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, मैं सिंपल सा आपको बोलता हूं कि उसमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है तो उसको वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, मोमेंटम अपॉन द कैपिटल मास m, कैपिटल मास क्या है, दैट इज द मास ऑफ द गन, एंड स्मॉल m क्या है, जो बुलेट थी ना, बुलेट उसका मास है, और जो वेलोसिटी है वो किसकी है, ऑब्वियसली बुलेट की होगी। तो सिंपल हो गया। अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, मास
एंड वेलोसिटी। मास किसका, बेसिक हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो बुलेट का, और वो बुलेट के साथ उसकी क्या हुई, मूवमेंट, तो वो वेलोसिटी। और डिनोमिनेटर में किसका, मास, गन का। प्लीज कीप इन माइंड, ये तीन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now you can see the concept of concurrent forces. Concept of concurrent forces, that is equilibrium of concurrent forces. So in that case, a number of forces acting at the same point are called concurrent forces. Means यहाँ पर जब हम बात करेंगे number of forces at the same point, please keep in mind, at the same point are called concurrent forces. एक ही पॉइंट पर सारे फोर्स आइडेंटिफाई होंगे, सो ऑब्वियसली इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट इज जीरो। मीन्स ये सारे फोर्स जब आप मिला दोगे, उसका एडिशन करोगे, तब अगर आपको फाइनल वैल्यू अगर जीरो मिलती है तो उस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो। प्लीज मेक श्योर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये काम आएगा। सो आप ये दो पर्टिकुलर फॉर्मूला भी उसमें रिकॉल कर सकते हो। बहुत इतना इसमें से कोई न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मेशंस कम पूछते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में कोई बार आ जाए तो याद रखना है। फाइन, लामिस थ्योरम का जो हमने न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, उसके बेसिस ऊपर ये फॉर्मूला है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा, F1 F2 F3, राइट, वो फॉर्मूला याद रख सकते हो आप। Then obviously motion of connected bodies, purely for concept reasoning point. So when the number of bodies are connected together by strings or a rod, it is convenient to draw a free body diagram. Means ये आप बात समझना, मैं ये बोल रहा हूँ कि FBD फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट में हमको यहाँ पर जितने कनेक्टेड बॉडी लोकेशंस है उसके फोर्स आइडेंटिफाई करने रहेंगे। मीन्स देन वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर ईच बॉडी, और उसके बाद उसका जो नेट फोर्स होता है विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन टू द बॉडी टू इट्स मास टाइम्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। सो द थिंग इज दैट FBD का पॉइंट, फ्री बॉडी डायग्राम, उसके रिलेटेड फोर्सेस, उसके इक्वेशंस, और उसमें से नेट फोर्स को कंक्लूड करना है। नाउ आफ्टर दैट व्हेन यू लुक एट ऑनटू द बेस पॉइंट, व्हेन यू लुक एट ऑनटू द बेस पॉइंट, वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूँ कि इसमें से मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल्स हमको पूछे जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, प्लीज कीप इन माइंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो जब आप बोलोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होता है, सो दैट इज नथिंग बट दी अल्टीमेटली लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है वो यहाँ पर आएगा। सो जो बेस पॉइंट है हमारा कि कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू कोएफिशिएंट को। जो फ्रिक्शनल फोर्स है मैक्सिमम पॉइंट उसे हम स्मॉल fs बोलते हैं, और जो नॉर्मल फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल R, राइट। अगर मैं F को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। अगर सिंपली लिमिटिंग माने ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर ये स्टैटिक अगर काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, प्लीज कीप इन माइंड, स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन याद करना है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आप क्या बोलोगे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम सिंपली क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको डिवाइड करना है नॉर्मल रिएक्शन से। मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं बोलूँ ना तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिर्फ स्टैटिक की जगह ये लिमिटिंग एस की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल, यहाँ पर सिंपल काइनेटिक का के आ जाएगा। सो हो गया ना इक्वेशन, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के आर। या अगर आप सिंपल बॉडी को कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हो तो उसका वेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg, मीन्स वेट फोर्स यहाँ जाएगा ऐसे नीचे और नॉर्मल फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये r एंड mg दोनों कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, राइट। तो हमने लिख दिया
तो आर का जो वैल्यू था उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, mg को। याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक एक्टिव रहेगा तब तक पार्टिकल की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन लिख दी, एफ एस लेस और इक्वल एफ एस मैक्सिमम। एफ एस लेस और इक्वल, ये एफ एस मैक्सिमम आया तो क्या लिखेंगे, म्यू एस आर लिखेंगे। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखा है, एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्सिमम, मीन्स काइनेटिक थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है कि जो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल को, बॉडी को मूव तो होने देता है, भले धीरे धीरे, लेकिन मूव होने देता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा पॉइंट है कि वो बॉडी को मूवमेंट ही नहीं देगा। तो ऑब्वियसली काइनेटिक में मूवमेंट होती है, मोशन होती है, उसलिए उसकी जो वैल्यू है वो एफ एस मैक्सिमम से ऑलवेज कैसी होगी, कम होगी। ये याद रखना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आइडेंटिफाई होता है दैट इज थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है वो क्या है, म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या है, म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। हाँ, अगर एंगल ऑफ रिपोज आपको बोलना है तो वो क्या हो जाएगा, म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन फाई। ये स्लोप कंसेप्ट के फॉर्मूला के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना। ऑब्वियसली जब हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे इक्वली, सो दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू फाई। प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस। हाँ, अभी जो पॉइंट आ रहा है प्लीज इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर दीजिए कि जब बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर विथ रिटार्डेशन, याद रखना, विथ रिटार्डेशन मूवमेंट करती है तो उसका फ्रिक्शन पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल, फ्रिक्शन को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो एफ अपॉन आर आ जाएगा। एफ है तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और नॉर्मल फोर्स जो होता है वो वेट फोर्स से इक्विवेलेंट लिखेंगे। सो एम एम कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, ए अपॉन जी। नाउ वी कैन रियलाइज दिस कि यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिला है वो न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा लास्ट फॉर्मूला बनता है वो एक सिंपल रिलेशन है। वो रिलेशन आप ये याद रख लेना कि रोलिंग का जो फ्रिक्शन है विच इज लेस देन द काइनेटिक, काइनेटिक इज लेस देन द स्टैटिक, मीन सबसे ज्यादा कौन है, फ्रिक्शन वैल्यू किसका है, स्टैटिक का, उससे कम काइनेटिक और उससे कम रोलिंग। प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस। यहां पर हमें रेडियल डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। यस, प्लीज कीप इन माइंड। नाउ उसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज मोशन अलोंग द रफ इंक्लाइंड प्लेन, मोशन अलोंग द रफ इंक्लाइंड प्लेन। So when we are talking about the rough and inclined plane, obviously यहाँ पर हमको जो नॉर्मल रिएक्टिव फोर्सेस के जो डायग्राम्स है उसको आप हमारे मॉड्यूल में से पहले याद कर लेना, और उसके जो कंक्लूसिव फॉर्मूला है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो नॉर्मल रिएक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। ये आर को सिंपली आप फ्रिक्शन के फॉर्मूला में रिप्लेस कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो नो नीड टू मग अप दिस, आप पहला वाला सिंपल नॉर्मल रिएक्शन वाला फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद जब बॉडी मूव्स, अल्टीमेटली जब बॉडी मूव होती है डाउनवर्ड साइड एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज, तो उस केस में मैं सिंपली बोलूं कि ऐसा जो स्लोप पॉइंट होता है तो उसमें ये जो एम जी साइन थीटा है वो नीचे आ रहा है, और सामने कौन एक्ट हो रहा है, सिंपल सामने कौन एक्ट हो रहा है, जैसे ये स्लोप पॉइंट मैंने बना दिया, एम जी साइन थीटा ऐसे नीचे आ रहा है तो सामने कौन जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो हो गया नेट फोर्स। ये दोनों ऑपोजिट है, दोनों को माइनस कर दिया, मिल गया बेस फॉर्मूला। ये म्यू है ना, तो म्यू ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। म्यू का जो बेस पॉइंट है एफ की जगह क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। एम जी क्या हो गया, कॉमन निकल गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा मिल गया। बस उसमें से वर्क डन ले लो। ये फोर्स पूरा रेडी है, फोर्स को सिर्फ हमने रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया। सी, ये सारे सिक्वेंशियल इक्वेशंस है, मीन्स आप एक ही इक्वेशन को याद रखो
बाकी जो सारे फॉर्मूलाज आपने किए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में उसका सिर्फ रिप्लेसमेंट देना है। यस, व्हेन यू आइडेंटिफाई दी इफ द बॉडी मूव्स अप, जैसा मैंने बोला ना कि बॉडी अभी ये जो मूवमेंट हो रही है वो अपवर्ड हो रही है, ये अपवर्ड होगी तो mg sin थीटा आ गया यहाँ पर, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन रिलेशन, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो दोनों को क्या करना है प्लस, f की जगह क्या लिखोगे म्यू mg cos थीटा, mg क्या हो गया कॉमन, क्या बचा अंदर साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये बेस पॉइंट यहाँ आ गया हमारा। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स वैल्यू हमारी अवेलेबल है वो फोर्स वैल्यू को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया। नाउ ओवर हियर वी आर टारगेटिंग द लास्ट फॉर्मूला, उसमें क्या है बॉडी अपवर्ड मूवमेंट में है, इंक्लाइन प्लेन है, विथ एक्सेलरेशन, विथ एक्सेलरेशन है मींस हमें ये ma वाला पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो वर्क डन में भी क्या हो गया ma ऐड हो गया, बाकी मीनिंग आप देखोगे ना तो सबका सेम पॉइंट ही रहेगा, देयर इज नो चेंज एट ऑल। सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। नाउ वन ऑफ द आइडेंटिफाइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमारा वेक्टर पॉइंट में था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देख लिया ये v स्क्वायर अपॉन आर, v स्क्वायर अपॉन आर ए है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है mv स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, v इज इक्वल्स टू क्या था आर ओमेगा, तो ऑब्वियसली जब मैं न्यूमरेटर में आर ओमेगा रिप्लेस करूंगी यहाँ पर तो फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जो ओमेगा है उसको मैं फ्रीक्वेंसी ले लूँ तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को 2 पाई न्यू हम बोल सकते हैं ओमेगा की जगह, और उसका स्क्वायर लिखा, और उसको हमने पीरियोडिक टाइम के वैल्यू में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज याद रखना दैट इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से दूर होता है लेकिन उसका जो अट्रैक्टिव वैल्यू है वो टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट होता है, वो आइडेंटिफिकेशन है। Then after if you go through these banking of rods and banking of cyclist, so if you just identify, अभी आपको याद रखना ऐसे प्रॉब्लम्स जो होंगे ना उसका क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, तो मैं अभी आपको टॉपिक नहीं अभी ट्रिक समझा रहा हूँ, तो उसके पॉइंट में आप देखो ये अराउंड 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स में से आपको जैसे प्रॉब्लम्स दिया होगा तो उसमें कीवर्ड दिया गया होगा, तो कीवर्ड को आप कैसे बोलोगे कि एक व्हीकल है विच इज टेकिंग ए सर्कुलर टर्न, और ये देख लो लेवल रोड है, ये आप हिंट अच्छी तरह से जानिए, लेवल रोड है मीन्स कोई एंगल नहीं है, सिर्फ टायर और रोड का फ्रिक्शन वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तब आपको अगर मैक्सिमम वेलोसिटी आइडेंटिफाई करनी है with which vehicle can safely take a circular turn, means safe turn के लिए अगर वेलोसिटी मैक्सिमम लिखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा अंडर रूट म्यू आर जी, Vmax इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, प्लीज नोट इट डाउन। सो लेवल रोड के लिए हमारा ये बेसिक फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आगे जाइए, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी जो रोड है वो रोड कैसा है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, उसका मीनिंग ये हुआ जब बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स आएगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ए व्हीकल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, सी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये पॉइंट नोट डाउन करना, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके मीनिंग में आप क्या याद रखोगे पहला फॉर्मूला पता था, यहाँ इस फॉर्मूला में एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शंस बोले लेकिन बैंकिंग है तो कुछ नेगोशिएशन होगा और एक एंगल बनेगा, और एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं थीटा वैल्यू, और स्लोप कंसेप्ट में उसे हम tan थीटा बोलते हैं। तो सिंपल जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें से म्यू को रिमूव करके हमको क्या लिख देना है tan थीटा। आपको ऐसे ही याद रखना है कि लेवल रोड आता है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है अंडर रूट म्यू आर जी, लेकिन जब बैंकिंग रॉड में जाते हो इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल वैल्यू
तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें चेंज क्या हुआ, म्यू निकल गया और टेन थीटा एंटर हो गया। प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस। हाँ, उसमें जब फ्रिक्शनल फोर्सेस की एंट्री होती है, ये विदाउट फ्रिक्शन था, अभी फ्रिक्शन फोर्सेस को लेकर हम काउंट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। राइट डाउन द फॉर्मूला, वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू द ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन म्यू टेन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बैंक्ड कर्व्ड रोड के लिए, याद रखना। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। मींस सर्कुलर टर्न जब साइक्लिस्ट लेता है तब एक स्पेसिफिक एंगल के पॉइंट पर वो लेता है। सो उस टाइम पर अगर एंगल परफेक्ट बनेगा तो वो सेफली टर्न कर पाएगा। तो वो एंगल कितना होना चाहिए, तो मैं तो सिंपल बोलता हूं कि हमारा जो ये फॉर्मूला था ना, ये सेकंड वाला, राइट, ये सेकंड वाला फॉर्मूला में आप स्क्वायर करो तो दोनों साइड तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। बस टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाओ। मीन्स जो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला था उसमें से सिर्फ हमको क्या करना है, टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। याद रखना टेक्निक जो मैंने यहां पर आपको क्लियर की वो। एंड देन मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, तो ऑब्वियसली जो हमारा लीनियर मोशन का थर्ड इक्वेशन था उस पॉइंट को रिफर कीजिएगा उसमें। तो जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ हाइट h फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, तो हमारा जो थर्ड फॉर्मूला था वही थर्ड फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होगा और वो आपको याद रखना है। टेंशन के कॉन्सेप्ट में अगर जाओ, हाँ सी, ये हमने जो जैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम लर्न किए हुए ना, तो उस कंसेप्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, याद रखना फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाए हुए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको टाइम बचाना है और अगर आप फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हो तो ये फॉर्मूला सारे याद रखना, राइट, मींस टाइम सेविंग के लिए। अदरवाइज डिटेल कॉन्सेप्ट तो हमने किए हुए हैं। यहाँ क्या है, टेंशन, सपोज स्ट्रिंग में कोई एक पॉइंट पर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन आर into the bracket u square minus 3gh plus gr bracket complete. Second, tension at the lowest point, T at the lowest point is equals to small m upon r into the bracket u square plus gr, means ये 3gh निकल गया। Third, tension at the highest point, th is equals to small m upon r into the bracket u square minus 5gr bracket complete. Difference in the tension at the highest and lowest points means ये दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका आप सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे तो फॉर्मूला मिलेगा TL माइनस TH इज इक्वल्स टू 6mg। यहाँ पर जब मिनिमम वेलोसिटी आपको फाइंड करनी हो लोएस्ट पॉइंट पर फॉर लूपिंग वर्टिकल लूप, अंडर रूट 5gr उसका फॉर्मूला रहेगा। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना है तो अंडर रूट gr उसका फॉर्मूला रहेगा। सो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली मैं वो बोलता हूं कि ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डेरिवेशन पॉइंट्स में देखे हुए हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट में भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम को बचाना चाहते हो तो ये आप फॉर्मूला अगर रिकॉल कर सकते हो ट्रिक से, जैसे मैंने दिखाया, तो आप याद रख लेना। दैट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो over here we have completed all the important formulas from the laws of motion. Stay connected with us for our next session. Thank you.